आबाओ अजदाद इन तीनों भाइयों ने अपनी मेहनत से चिराग रोशनाई को पाकिस्तान की पहली ब्रांड बनाने की कोशिश की। क्या मैं पाकिस्तान के बाद पहला रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क बना। मेयार की वजह से पूरे पाकिस्तान से, पेशावर से अफगानिस्तान तक हमारी मार्केट बननी शुरू हुई। फिर कमिश्नर साहब खुद ही बोले, कहते हैं यार मैं आपको अपना वाक़या बताऊं कि मैं जो इस सीट पर बैठा हूं ना आज, इसमें चिराग रोशनाई का भी रोल है। गो के वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी नेक नियति और उनके ब्रांड का नाम आज भी लाला मूसा जैसे शहर की पहचान है और लोगों के दिलों में धड़कता है। 200-300 वर्कर्स जो हैं वो फैक्ट्री में काम करते थे। फ़रोग़ इल्म में चिराग रोशनाई का जो कमाल है वो ये है कि मुसलमानों ने, क्योंकि बुनियादी चीज़ तालीम थी। चमक तख्ती पर इस तरह होती थी कि लोग समझते कि शायद ये सोने से लिखाई की गई है। आज हम आपको स्टोरी सुनाएंगे लाला मूसा के एक ऐसे ब्रांड की जो कि पाकिस्तान बनने से पहले शुरू हुआ और उसके बाद उसने पूरे पाकिस्तान में अपनी कामयाबी के पंजे गाड़ दिए। मियां फजलुद्दीन चिराग रोशनाई के नाम से पाकिस्तान बनने से पहले एक ब्रांड उन्होंने बनाया। और ये उस वक़्त की बात है कि जब लोगों को इस चीज़ का सेंस ही नहीं होता था। उनकी बनाई हुई चिराग रोशनाई, अब से जो नाजरीन कमोबेश 40 साल पीछे जाएं तो वो एक बेहतरीन दौर था कलम दवात का। कलम के ज़रिए लोग जो है तख्तियों के ऊपर जो स्याही इस्तेमाल करते थे, वो चिराग रोशनाई उस वक़्त वो बनाने वाला एक ब्रांड था। मियां फजलुद्दीन किस तरह उन्होंने काम किया, किस तरह उनको बुलंदी मिली, किस तरह शोहरत मिली, क्या उनका तरीक़ाकार था कि उस वक़्त में भी लोग जो है उनको एक ब्रांड के तौर पर याद करते थे, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। जी, क्या मैं पाकिस्तान से पहले 1945-46 में हमारे आबाओ अजदाद डोगा दयाल से लाला मूसा शिफ्ट हुए और यहाँ पे कारोबार की इब्तिदा की चिराग रोशनाई के नाम से। उस वक्त जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हिंदू बनिए का राज था, कारोबार से लेके हर शोबे में हिंदू छाए हुए थे। तो हमारे आबाओ अजदाद, जिनमें मेरे ताया जान मियां फजलुद्दीन, मेरे वालिद साहब सूफ़ी ग़ुलाम रसूल और मेरे चचा ग़ुलाम हैदर, इन तीनों भाइयों ने अपनी मेहनत से चिराग रोशनाई को पाकिस्तान की पहली ब्रांड बनाने की कोशिश की। 1948 में आके इन्होंने क्या मैं पाकिस्तान के बाद पहला रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क बना। क्या मैं पाकिस्तान से पहले की मुश्किलात ये थी कि यहाँ पे हिंदू बनिया एक मुसलमान का तैयार करदा माल खरीदने को तैयार नहीं होता था। तो इस सूरत में जो फर्म का नाम रखा गया वो जसियाल कलरिंग फैक्ट्री रखा गया, क्योंकि जसियाल, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुओं के नज़दीक भी, उनके नज़दीक भी बड़ा एक मुक़द्दस नाम समझा जाता है। जब जसियाल कलरिंग फैक्ट्री का माल मेयार पहचान बना, मेयार की वजह से पूरे पाकिस्तान से, पेशावर से अफ़गानिस्तान तक हमारी मार्केट बननी शुरू हुई। इसके बाद पूरा 1960s तक बेहतरीन सिलसिला चलता रहा। चिराग रोशनाई बेसिकली तख्ती पे, जो आज से कह लें जिन बच्चों की पैदाइश 60s, 70s और 80s में है, वो तो जानते हैं तख्ती को बहुत अच्छे अंदाज से जानते हैं, और स्लेटी को और तख्ती को। वो उनकी क्योंकि बुनियादी नोटबुक होती थी और उस दौर की खत्ताती उन बच्चों की, उन तालिब इल्मों की अगर आज भी आप देखेंगे तो एक मिसाली काम था। मेरे चचा जान जो हैं, उनकी जो 5 क्लास, 4 क्लास, 6 तक उनकी जो खत्ताती है, वैसे लगता है कि जैसे वो कंप्यूटर से कॉपी की गई है। वो नमूने हम ही आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं साथ साथ कि वो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे उन्होंने हमद लिखी है, नात लिखी है, हमदिया कलाम लिखा है, वो ऐसा लिखा हुआ है कि आप देख नहीं सकते कि ये कंप्यूटर से कंपोज शुदा है या ये हाथ से लिखी गई है। फ़रोग़ इल्म में चिराग रोशनाई का जो कमाल है वो ये है कि मुसलमानों ने, क्योंकि बुनियादी चीज़ तालीम थी, कि हमें पाकिस्तान 2 कौमी नज़रिए पे बना और तालीम ने बहुत एक नुमायाँ किरदार अदा किया इस सिलसिले में। तकरीबन 200-300 वर्कर्स जो हैं वो फैक्ट्री में काम करते थे और एक वक्त तो वो था कि बशीर नाम के सिर्फ 17 कारीगर जो हैं वो मौजूद होते थे फैक्ट्री में, और इन 17 में से बशीर नंबर जो 13 यानी 13 नंबर थे वो ताहयात रहे हैं, कुछ अर्सा पहले उनकी डेथ हुई है। यानी ये 17 नाम के एक फैक्ट्री में काम करने और फिर उनके नंबर रखे गए थे, बशीर नंबर 1, 2, 3, 4, इस तरह 17 तक ही चलते थे।
चिराग रोशनाई असल में एक लेदर डाई थी जो पहले तो ICI बरतानिया से इम्पोर्ट होती थी। उसकी चमक तख्ती पर इस तरह होती थी कि लोग समझते कि शायद ये सोने से लिखाई की गई है। उसको साइड पर सूरज की तरफ करते थे तो बिल्कुल वो झलक देती थी गोल्ड की। इसके बाद फिर चाइना की नेग्रोसिन शुरू होगी तो उसका नाम असल में नेग्रोसिन था। उसे हम डाइल्यूट करते थे क्योंकि वो असल हालत में वो तख्ती से उतरती नहीं थी। वो गाछी लगाने से भी वो उसके वो नीचे से नज़र आती रहती थी। फिर एक फार्मूला के तहत उसे इतना डाइल्यूट किया जाता था कि ताकि वो तख्ती दोबारा इस्तेमाल हो सके। आहिस्ता आहिस्ता तख्ती और स्लेट ख़त्म होती गई। इसकी जगह पेन इंक्स और कापी आ गई। उसके लिए फिर हमने पेन इंक्स 1995 में पेन इंक्स से शुरू की। उसमें सुर्ख रंग की, काले रंग की और ब्लू कलर की। अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो डॉलर वगैरह का जो बड़े बड़े ब्रांड थे उनका हमने उन्हें कम्पीट किया और अच्छी मार्केट बनाई है। तो अब चूँकि ज़माना बिल्कुल तब्दील हो गया, वो कह रहे हैं कि ख़त्म हो गई हैं, मतरूक हो गई हैं। इसमें एक दिलचस्प वाक़या भी मैं बताता चलूँ। 1978 में हमारा FBR का इनकम टैक्स का दफ्तर गुजरात का भी जेलम में होता था। उन्होंने हमारा रूटीन से कुछ 6 गुना ज़्यादा टैक्स बढ़ाकर लगा दिया। हमने कमिश्नर में अपील की कि हमारे साथ ज़्यादती हो गई है। कमिश्नर का ऑफिस उस वक्त पिंडी में प्रेसिडेंट हाउस के बिल्कुल सामने होता था और जब हम वहाँ पेश हुए, कमिश्नर साहब ने हमें देखते ही, हमारी फ़ाइल पढ़ते ही उन्होंने कहा जी इसमें परेशानी की कौन सी बात है। फिर कमिश्नर साहब ख़ुद ही बोले, कहते हैं यार मैं आपको अपना वाक़या बताऊं कि मैं जो इस सीट पर बैठा हूं ना आज, इसमें चिराग रोशनाई का भी रोल है। उन्होंने फरमाया, कहते हैं जी मैं बचपन से जब से तख्ती लिखनी शुरू की, मेरी ख़ताती इतनी अच्छी थी कि मुझे हर इम्तहान में 5 नंबर खुशखती के एक्स्ट्रा मिलते रहे हैं। मैं समझता हूँ चिराग रोशनाई का मुझ पर बड़ा एहसान है जो मैं आज इस सीट पर बैठा हूँ, लिहाजा मैं आपकी बात मान लेता हूँ। उन्होंने वही पुराना हमारा टैक्स बहाल कर दिया। लेकिन अब वो ज़माना बदल गया, अब कोई सही इस्तेमाल ही नहीं करता। अब उसकी जगह पॉइंटर आ गए हैं। पॉइंटर हमने बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारी शुरू से बदकिस्मती रही है इस मुल्क की कि किसी भी गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरर को इसके साथ तावन नहीं किया, उन्हें फीडबैक नहीं किया। हम जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं वो हमें चाइना वगैरह से 1.5 गुना ज़्यादा सस्ती पड़ती है, डबल सस्ती पड़ती है। पाकिस्तान में बनाएं तो वो बहुत महंगी पड़ती है, इसलिए हम कम्पीट नहीं कर पाए। ये थी कहानी नाजरीन चिराग रोशनाई की। ये मियाँ फजलदीन जैसे लोग ही हैं जो कि शहरों की पहचान होते हैं। सादे लोग थे, फैक्ट्री लगाई, लेकिन उनका मकसद करोड़ों कमाना नहीं था, बल्कि उनका मकसद ये था कि एक ऐसे पेशे से मुंसलिक हों जहाँ पर पैगंबरों जैसी सुन्नत किसी को तालीम देना, उसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो हैं उनको बनाएं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। गो कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी नेक नियति और उनके ब्रांड का नाम आज भी लाला मूसा जैसे शहर की पहचान है और लोगों के दिलों में धड़कता है। तो ये थी एक स्टोरी। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इरफान अदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।